वर्ल्ड फेमस लवर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रांति माधव, स्टारिंग विजय देवरकोंडा, और उनके साथ में फिल्म में 4 एक्ट्रेस है। देखिए, इस फिल्म को ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिल चुके हैं, ऑडियंस से भी और क्रिटिक्स से भी। विजय देवरकोंडा की जो पिछली फिल्म थी डियर कॉमरेड, उसको जैसे ऑडियंस ने नकार दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से इस फिल्म को भी ऑडियंस ने और क्रिटिक्स ने भी पूरी तरीके से नकार दिया था। पर फिर भी कल रात को मैंने ये फिल्म देखी, नेटफ्लिक्स पर अभी इसको रिलीज़ किया गया है, क्योंकि विजय देवरकोंडा की जो पिछली 6 बड़ी बड़ी फिल्म्स थी उन सभी का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, तो मैं इस फिल्म को भी मिस नहीं करना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि फिल्म में आखिर उन्होंने क्या दिखाया है। चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी की बात करें तो फिल्म अपने आप में ही बहुत कंफ्यूज्ड है और कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले पाती है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में पूरी कहानी को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी है गौतम नाम के एक लेखक की, यानी वो लेखक बनना चाहता है। अपनी पार्टनर यामिनी के साथ में वो अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है पिछले 1 साल से। अपनी जॉब को छोड़ चुका है और पिछले 6 महीनों से वो लिखने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, पर लिख नहीं पा रहा। उसका माइंड जैम हो गया है और मतलब बस खाना पीना और रात को यामिनी के साथ में सेक्स करके सो जाना, यही उसका रूटीन रहा है पिछले 6 महीनों से। और इधर बेचारी यामिनी दिन भर काम भी करती है, घर का सारा काम भी करती है, ऑफिस में भी जाती है और रात को उसे आकर गौतम के साथ में सोना भी पड़ता है। और उसको इससे दिक्कत नहीं, पर गौतम उसकी कोई केयर ही नहीं करता, उसकी कोई चिंता ही नहीं करता, बस अपने आप में ही पूरा खोया हुआ है। इस बात से यामिनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और 6 महीनों से लगातार यही रूटीन उनका चल रहा होता है। तो एक दिन यामिनी गुस्सा होकर ब्रेकअप कर लेती है। तो गौतम परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि यार हम इतने सालों से साथ में हैं, तो पिछले 6 महीनों से अगर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, वगैरह वगैरह। वो बहुत सारा उसको रोकने की कोशिश करता है, पर यामिनी रुकती नहीं है और उसको छोड़कर चली जाती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। तो गौतम फिर यामिनी जाने के बाद में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए 2 कहानियाँ लिखता है, यानी यामिनी जाने के बाद में वो लिखना शुरू करता है। अब ये जो 2 कहानियाँ वो लिखता है, इन दोनों कहानियों में भी जो पुरुष पात्र है वो डोमिनेंट ही दिखाया गया है, यानी एक पुरुषी अहंकार उसमें दिखाया है। अब कुछ समय के बाद में फिर वो अपनी इस बुक को लॉन्च करता है। इस बुक में वो जो 2 कहानियाँ उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए लिखी थी वो भी होती है और साथ में उसकी खुद की भी कहानी होती है। कुल मिलाकर 3 कहानियाँ इस बुक में होती है। तो जब फिल्म के आखिर में वो इस बुक को लॉन्च करता है तो वहाँ पर वो एक मैसेज देता है गौतम कि भाई ये जो तीनों कहानियां मैंने लिखी है, इन तीनों ही कहानियों में रियल सेक्रीफाइस, सच्चा बलिदान अगर किसी ने किया है तो वो फीमेल कैरेक्टर्स ने किया है। जैसे कि उसके रियल लाइफ में यामिनी ने सच्चा बलिदान दिया है, उसने सच्चा सेक्रीफाइस किया है प्यार के लिए, वगैरह वगैरह, ये ऐसा वो मैसेज देता है। वैसे यहाँ पर गौतम ने नया क्या बताया, मतलब फिल्म नया क्या बताती है हमें, वो तो हमें पहले से ही पता होता है, क्योंकि इन तीनों ही कहानियों में जो पुरुष पात्र है वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, इतने ज़्यादा घिनौने हैं, उनमें कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई जीवन में मतलब कोई संयम नहीं है, और इतने घिनौने वो कैरेक्टर्स है तीनों ही कहानियों में। ये तीनों ही मेल कैरेक्टर्स, पुरुष पात्र इतने भद्दे हैं कि उनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी बनती ही नहीं है कहीं पर। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यार वो मेल कैरेक्टर्स तीनों ही कहानियों में गलत है। तो यहाँ पर फिल्म के आखिर में भी नया क्या बताती है फिल्म, हम तो फिल्म के ओपनिंग सीन से ही, जहां पर उनका वो 6 महीने का रूटीन दिखाया है ना कि गौतम कैसा व्यवहार कर रहा है 6 महीनों से, कैसा उसका रूटीन है, उस फिल्म के ओपनिंग सीन से ही हमें पता होता है कि भाई ये कैरेक्टर बहुत ही घिनौना है और उसके साथ हम जुड़ नहीं पाते, उसके प्रति कोई सिंपैथी हमारे मन में बनती ही नहीं है। तो जब ये हम ओपनिंग सीन में ही समझ गए थे, तो बाकी की 2.5 घंटे की अनइंटरेस्टिंग फिल्म और अनइंटरेस्टिंग वो 2 कहानियाँ हमें आखिर क्यों दिखाई। और एक देखिए, फिल्म में जो गौतम का कैरेक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा हाइपर उन्होंने दिखाने की कोशिश की, एक प्रकार से एंग्री यंग मैन दिखाने की कोशिश की है, बिल्कुल अर्जुन रेड्डी की तरह। अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर को वहाँ पर कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की है। पर जिस कैरेक्टर में खुद के जीवन में कोई मतलब कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं हो, कोई स्टैंड नहीं हो, कोई तो उस कैरेक्टर के प्रति हमारे मन में सिंपैथी बनेगी कैसे, हम उसके प्रति जुड़ेंगे कैसे। वो इतना घिनौने तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट कर रहा है, उस अपने पार्टनर के प्रति उसके मन में कोई सिंपैथी नहीं है, उसकी वो केयर नहीं कर रहा है यामिनी की। बाकी की दोनों कहानियों में भी वो अपनी पत्नी को एक जगह पर चीट कर रहा है। तो ऐसा अनैतिक, ऐसा ये कैरेक्टर, असंयमी ऐसा एक कैरेक्टर, उसको आप एंग्री यंग मैन की तरह दिखा रहे हैं, उसको आप हीरो, उसके साथ हम जुड़ ही नहीं पाते यार। अर्जुन रेड्डी का कैरेक्टर एक बिल्कुल अलग था, उसमें कुछ तो मोरल वैल्यूज थे। जहां पर देखिए, जैसे जब शराब पीकर उसने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद में उस पर जो केस वगैरह चलती है, तो वहां पर वो बच सकता था, लेकिन फिर भी वो सच बोलता है। इतना ही नहीं, वो अपने पार्टनर प्रीति के साथ ईमानदारी से प्यार करता है, कमिटेड है, उसके प्रति वो केयर करता है। और भी
कबीर सिंह का कबीर अर्जुन रेड्डी का आप हमारा रिव्यू देखिए, तो उस कैरेक्टर में कुछ एक इमोशनल बेस है, कुछ कहानी है, जिस वजह से हम उस कैरेक्टर से जुड़ पाते हैं, उसकी साइड को हम समझ पाते हैं, उसके एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं। पर यहाँ पर ये तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, उनके साथ हम जुड़ नहीं पाते, कोई सिंपैथी नहीं। और जो इवन फीमेल कैरेक्टर्स भी है, जो एक दूसरी जो पहली कहानी है जहाँ पर वो एक कोयले की खदान में काम करता है जो कैरेक्टर, उसकी जो पत्नी है ना, वो एक कैरेक्टर मुझे पसंद आया उसकी पत्नी का, वही एक कैरेक्टर पूरी फिल्म में मुझे अच्छा लगा। बाकी तो जितने भी कैरेक्टर्स है फिल्म में, जितने भी कुछ भी दिखाया है, नहीं, हम नहीं जुड़ पाते उस कहानी के साथ में। बाकी दोस्तों, आपने अगर ये फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं वर्ल्ड फेमस लवर को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी सर्टिफिकेट के हिसाब से आप इस फिल्म को अपने परिवार के साथ में देख सकते हैं। जहाँ तक बात है सेक्सुअल सीन्स की, तो फिल्म में कोई न्यूडिटी वगैरह तो नहीं है, पर काफ़ी सारे ऐसे इंटीमेट सीन्स है, किसिंग सीन वगैरह भी फिल्म में है। वायलेंस की बात करें तो फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी है, मारधाड़ वगैरह है, कोई बहुत ज़्यादा खून खराबा ऐसा नहीं है। गाली गलौच, मैं तेलुगु में फिल्म देखी तो ओरिजिनल शब्द तो मैं नहीं जानता, पर जहाँ तक बात है सबटाइटल्स की, वैसे कोई गाली गलौच वगैरह भी मुझे फिल्म में कोई नज़र नहीं आई। पर फिर भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार के कुछ इंटीमेट सीन्स वगैरह है, तो परिवार के साथ में तो देखने जैसी फिल्म नहीं है। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप परिवार के साथ में देखें। बाकी अपने दोस्तों के साथ में, पार्टनर के साथ में आप फिल्म देख सकते हैं, पर कुछ बहुत इसको देखने के बाद में आपके पार्टनर के प्रति आपका बहुत प्रेम बढ़ेगा या अपने साथी के प्रति, ऐसा कुछ भी फिल्म में, ऐसी कोई लव स्टोरी की तरह इस फिल्म को मत देखिए, यह फिल्म आपको डिसअपॉइंट ही करेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम।